तो आइए दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं आज क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका होने वाला है काव्य सौंदर्य के तत्व। जी हां दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको जो है पूरा यहां पर समाप्त करने वाला हूं काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि आपका रस हो गया, छंद हो गया एवं अलंकार। यह तीनों टॉपिक आज के इस वीडियो में बिल्कुल मैं समाप्त कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रस, छंद, अलंकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला। मैं आपको बताऊंगा कि आपको रस में कौन कौन से रस तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और छंद में आपको कौन कौन से छंद तैयार करने हैं, और इसी प्रकार अलंकार में कौन कौन से आपको पढ़ने, यानी कि आपको परिभाषा और उदाहरण के साथ पूरा कंप्लीट समाप्त होने वाला है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। यह मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। जो भी आपको बताऊंगा, अगर आप इतना सिर्फ पढ़ लेते तो समझ लीजिए आपका 6 नंबर आज के इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल पक्का होने वाला। और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपको रस में सबसे पहले यहां पर मैं आपको 3 रस बताने वाला हूं। मात्र आपको यह 3 रस ही पढ़ना, इससे ज्यादा आपको एक भी नहीं पढ़ना। तो देखिए, आपको रस के अंतर्गत मात्र यह 3 रस पढ़ना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार छंद में भी बताऊंगा, और ठीक उसी प्रकार आपको अलंकार में भी बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है करुण रस। एकदम दोस्तों महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाला आपका यह रस है। तो देखिए, करुण रस की आपको परिभाषा कैसे देना और इसका एग्जाम्पल कैसे देना, देखिए यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा और उदाहरण जरूर देना होगा। यानी कि अगर आप परिभाषा भर लिख देते हैं तो आपको मतलब यहां पर नंबर तो मिलेंगे, लेकिन 1 नंबर मिलेगा। अगर आपका 2 नंबर का है तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है उसका एग्जांपल देते हैं, उदाहरण भी देते हैं, तब आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश ये करनी है कि आपको उनके एग्जांपल यानी कि उदाहरण से सहित तैयार करना है। तो देखिए क्या होता है करुण रस में, जब शोक नामक स्थायी भाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। छोटी सी परिभाषा है, मैंने सोचा कि यार काफी सिंपल तरीके से आपको बता दिया जाए, ताकि आपको जो भी टाइम, यार समय आपके पास कम है, तो ऐसे में आपको देखते हुए, समय को देखते हुए आपको जल्द से जल्द इनकी तैयारी करनी है। अब काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हम काव्य सौंदर्य के तत्वों में क्या पढ़ें, खंड काव्य में क्या पढ़ें, तो ये सारी चीजें मैं आपको देखिए जल्दी जल्दी इनको कवर कर रहा हूं। तो इसलिए आपको यहां पर छोटी छोटी परिभाषाएं आपको लिखना है। और हां, ऐसा नहीं कि आपको इनको लिखने पर नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे पूरे नंबर दोस्तों मिलेंगे, पूरे पूरे नंबर। तो देखिए, आपका करुण रस इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो सबसे पहले जितने मैं आपको बताऊंगा सभी को आपको स्थायी भाव इनका याद कर लेना है, और परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे यहां पर जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, या इससे मतलब एक प्रकार से संबद्ध हो जाता है, तो यहां पर क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहां पर इसका उदाहरण देखिए, आपको मैंने उदाहरण भी काफी आसान से लिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि उदाहरण मुझे तैयार नहीं होगा, तो आप उदाहरण जो है अपने हिसाब से तैयार करें, ठीक है। मतलब यहां पर आपको रस तो यही पढ़ने, बाकी उदाहरण आप अपने हिसाब से पढ़िए, जो भी आपको आसान लगे। अगर आपको यही लगता है कि अच्छा उदाहरण है, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं ना। तो देखिए, इसका उदाहरण क्या है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील सब देख बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल 12 आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बिल्कुल आज ही आपको इन्हें तैयार करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको करुण रस बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसके बाद रस में आपको दूसरा जो रस तैयार करना है आपका है श्रृंगार रस। एकदम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस बहुत ही ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको दूसरा जो तैयार करना है आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव क्या होता है, तो रति होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि जब रति नामक स्थायी भाव, ठीक है, सभी की परिभाषा आपको इसी प्रकार से बनानी है। ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको उसका स्थायी भाव तैयार कर लेना है, और बस अपने से परिभाषा बना देना है। पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला, बस आपका उदाहरण सही होना चाहिए। अगर आपका उदाहरण सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो देखिए, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है, तब वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये आपका देखिए छोटी सी और सिंपल सी परिभाषा है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए, उदाहरण में भी मैंने काफी आसान सा लिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस में आपका करुण रस भी संयोग श्रृंगार रस है, और एक आपका वियोग श्रृंगार रस, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। तो आपको 2 भागों वाला जो नहीं पढ़ना, यहां पर सिर्फ आपको परिभाषा से मतलब है, और आप कोई सभी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, है ना। देखिए,
आपको इसमें क्या करना है, लिखना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। तो यहां पर ये मैंने जो है छोटा सा एक एग्जांपल लिया है जो कि मुझे लगा कि यार काफी अच्छा और आसान है, तो मैंने आपके लिए इसे ले लिया। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं तैयार होगा तो आप अपने हिसाब से कोई और भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक और है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे दैन कहे नटियाए। तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे यार एग्जाम्पल हैं, उदाहरण की कमी नहीं है ना, तो उदाहरण आप अपने हिसाब से तैयार करिए। अगर आपको अच्छे लगे यही तो आप इसी को तैयार करिए, ऐसा नहीं है। तो आपको मतलब यहां पर दूसरा कौन सा रस पढ़ना है, तो दूसरा रस के अंतर्गत आपको पढ़ना है श्रृंगार रस, और पहला आपको पढ़ना है करुण रस और दूसरा पढ़ना है श्रृंगार रस। इसके बाद एक रस आपको और पढ़ना है और 3 से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, 3 को ही आपको पढ़ना है। तो तीसरा आपका है कि यहां पर वीर रस। वीर रस की देखिए परिभाषा कैसे लिखना है कि किसी काव्य या रचना को पढ़कर, ठीक है, कोई काव्य या रचना है उसको पढ़कर क्या होता है, वीरता या उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। यानी कि हमारे मन में जो है वीरता या स्थायी भाव, जो आपका देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो यहां पर इसका वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह आपका उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह। तो आप इसको परिभाषा को और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि जब मतलब उत्साह नामक स्थायी भाव जो है वियोग विभाव से अनुभाव और संचारी भाव इन सभी से क्या होता है पुष्ट हो जाता है, तब वहां पर क्या होता है वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब आप देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं। मतलब परिभाषाएं हैं यार कई प्रकार से लिखी जाती हैं। तो आप इसको जो है यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि किसी काव्य या रचना को पढ़कर वीरता या उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर आपका वीर रस होता है ना। तो ये इसका काफी अच्छा सा मतलब परिभाषा है, तो आपको इसके मतलब इसी प्रकार से तैयार कर लेना है। बाकी एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण आप अपने हिसाब से तैयार करिए जो भी आपको आसान लगे, है ना, क्योंकि यहां पर मैं आपको देखिए बता देता हूं और हो सकता है आपको ये ना तैयार हो पाए, तो आप उदाहरण जो है अपने हिसाब से तैयार करिए। यहां पर इनके बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको भ्रमित ना हो कि मतलब हमें कौन कौन से रस पढ़ने हैं, कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, कौन कौन से जो है छंद पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से रस में सिर्फ आपको यह 3 रस पढ़ लेने हैं और आज ही बिल्कुल इनको तैयार कर लेना है ना। तो इनको अगर आप तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका यहां पर बिल्कुल 2 नंबर पक्का होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं छंद की। तो छंद में आपको देखिए कौन कौन से छंद तैयार करने हैं। तो छंद के अंतर्गत मात्र आपको जो बताने वाला हूं सिर्फ आपको यह 3 छंद ही पढ़ने हैं। पहला आपका क्या है, सोरठा। सोरठा में आपको देखिए क्या होता है, सोरठा की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। देखिए आपको पता ही होगा सोरठा क्या होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये एक प्रकार से समझने वाली चीज है, इनको रटना नहीं चाहिए, है ना। देखिए यह आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में जो आपका पहला चरण होगा और तीसरा चरण होगा उसमें 11-11 मात्रा होती है। मैं आपको अभी एग्जांपल यहां पर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तथा अंत में गुरु और लघु होता है। वर्ण जो होते हैं गुरु और लघु किस प्रकार से होता है, तो गुरु आपका देखिए इस प्रकार से होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है गुरु, और ये आपका होता है लघु। इसको 2 गिना जाता है और इसको 1, है ना। तो देखिए क्या होता है, लघु अंत में क्या होता है, गुरु और लघु वर्ण आते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। मतलब दोहा अगर आप तैयार करते हैं तो आपको सोरठा अपने आप तैयार हो जाएगा, और अगर आप सोरठा तैयार करते हैं तो दोहा की परिभाषा अपने आप तैयार हो जाएगी। कैसे होगा तो अभी देखिएगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें, देखिए उदाहरण आपका कि जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखिए इसमें क्या है, यहां पर आपका देखिए यहां पर जो कामा लगा है ना, यहां पर कामा है और यहां पर कामा है, तो ये आपका इतना जो है प्रथम चरण माना जाएगा, उसके बाद ये द्वितीय चरण माना जाएगा, और ये आपका तृतीय चरण माना जाएगा, और ये आपका चौथा चरण माना जाएगा, नहीं चतुर्थ होगा। तो यहां पर कह रहा है कि यह क्या अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में, यानी कि आपका जो यहां से जो सुमिरत सिद्धि होय यहां तक आपका जो है प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, तो 11 होंगी। इसके बाद आपका करहु अनुग्रह सोय, तो ये आपका तृतीय चरण है, तो इसमें भी 11 मात्राएं, यानी दोनों आपके सेम रहेंगे। इसी प्रकार से यहां पर गण नायक करिवर बदन बुद्धि रास शुभ गुण सदन, तो इसमें भी आपके दोस्तों यहां पर क्या है, दूसरे और जो आपका चौथा है इसमें आपकी 13-13 मात्रा होंगी। और कह रहा है कि अंत में गुरु और लघु वर्ण आते हैं। मतलब यहां पर जैसे ये आपका होय हो गया, ठीक है, तो होय हो गया तो मतलब कि आपका प्रथम चरण है और तृतीय चरण है, इसमें आपका अंत में गुरु और लघु आते हैं। जैसे यहां पर आप इसको अगर होय को पढ़ेंगे तो इसमें अगर आप मात्रा लगाते तो होय में क्या होगा, हो में आपका यहां पर गुरु लगेगा और या में आपका लघु लग जाएगा। इसी टाइप से सोय में क्या होगा, सो में आपका गुरु लगेगा और या में आपका लघु लग जाएगा। मतलब गुरु और लघु क्या होता है, वर्ण आ जाते हैं अंत में प्रथम और तृतीय चरण में। तो ये इनकी परिभाषा और यहां पर इसका उदाहरण है। इस प्रकार से आप
परिभाषाओं में जो उदाहरण में आप इनका जो है मात्राएं भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी यार काफी आसान होता है, आपको मात्राएं वहां पर ज्यादा जरूरत नहीं होती, अगर स्पष्टीकरण के लिए कह रहा है तो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें जो है तैयार करनी है। अगर आपको एग्जाम्पल ये तैयार नहीं होता तो आप अपने हिसाब से उदाहरण तैयार करिए, काफी सारे उदाहरण की कमी नहीं है। इसके बाद आपको सोटा तैयार करना, नेक्स्ट आपका आता है रोला। दूसरा आपको छंद के अंतर्गत तैयार करना है रोला। तो रोला में देखिए क्या पढ़ना है, रोला में आपका देखिए परिभाषा है कि यह एक सममात्रिक छंद है। देखिए ये क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, यानी कि प्रत्येक उसमें जो चरण में बराबर बराबर मात्राएं होगी। इसमें यहाँ पर है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 और सम जो आपके चरण होते हैं उनमें क्या होता है 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसका हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कैसे है, तो देखिए एग्जाम्पल है आपका कि उठो 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 हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। इसमें क्या है, आपका पहला चरण यहाँ पर आपका जो है इसमें 24 मात्राएं होंगी। तो यहां पर पहले ही बताया गया कि प्रत्येक चरण में मतलब सममात्रिक है, तो मतलब प्रत्येक चरण में क्या होता है 24-24 मात्राएं होंगी। इसके बाद आपका यहां पर नेक्स्ट है कि करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, ठीक है। इसके बाद है तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो भारत के दिन लौटाएंगे मेरी मानो। तो ये आपके 4 चरण है, ठीक है। मतलब कि कह रहा कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं और अर्थात विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो विषम का मतलब यहां पर ये है दोस्तों कि आपका जैसे यहां पर आपका है उठो उठो हे वीर, ये आपका एक विषम चरण हो गया। इसके बाद है आज तुम निद्रा त्यागो, तो इसमें आपका 13 हो जाएगा और यहां से यहां तक आपका 11 हो जाएगा। टोटल मिलाकर आपका यहां पर 24 मात्राएं होंगी। तो इस प्रकार से एक में आपका जो है एक चरण में आपका 24-24 मात्राएं, यानी 4 चरण है, तो कुल मिलाकर 24-4 96, यानी पूरे आपके इस एग्जाम्पल में 96 मात्राएं हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या है, अगर प्रत्येक चरण में बराबर बराबर है तो मतलब कि सममात्रिक छंद है। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं तैयार होता तो आप और भी तैयार कर सकते हैं, कई सारे रोला के उदाहरण बहुत आसान से, तो आप अपने हिसाब से तैयार करिए। इसमें मैं आपको बिल्कुल स्वतंत्र करूंगा और आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कोई नहीं काट सकता। आप बिल्कुल लिखिए अच्छे तरीके से, एकदम निश्चिंत होकर लिखिए, ठीक है। तो यहां पर रोला में आपको यह तैयार करना है। इसके बाद छंद में आपको एक और पढ़ना है जो कि है आपका चौपाई। और चौपाई तो यार आप लोग क्लास 10th से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यह क्या होता है, देखिए यह सममात्रिक छंद होता है, यह भी एक प्रकार से क्या सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, लेकिन आपको 2 ही चरण यहां पर बताने होते, तो यहां पर आपको 2 चरण अगर आप एग्जांपल के लिख देते तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में यहाँ पर 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि बंदव गुरुपद पदम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भाव रोज परिवारू। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखिए पहला चरण में आप मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर 16 मात्राएं आएंगी। इसके बाद इसमें भी लगाएंगे तो 16 मात्राएं होंगी। मतलब प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं इसी प्रकार से होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह भी सममात्रिक छंद है और काफी सिंपल से यार परिभाषा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर छंद के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ना है क्या, चौपाई, रोला और एक आपको पढ़ना है सोरठा। तो 3 आप इनको पढ़िए। बाकी बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना, तो चलिए वह भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको अलंकार के अंतर्गत यहां पर मैं बताने वाला हूं कि आपको कितने अलंकार पढ़ने। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। और अलंकार में भी मैं आपको 3 ऐसे अलंकार बताऊंगा जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आप ये समझ कर चलिए दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपका काव्य सौंदर्य का बिल्कुल समाप्ति करने वाला वीडियो है। इसके बाद आपको कोई भी जो है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कोई भी टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और बोर्ड एग्जाम में आने की मेरी 100% की गारंटी है। तो आप लोग इनमें बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। जो भी मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए उपमा अलंकार क्या होता है कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है या समानता प्रदर्शित की जाती है। मतलब जैसे हम लोग यहां पर एग्जांपल के अभी जो देखेंगे तो एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, समानता प्रदर्शित की जाती है, तो वहां पर दोस्तों होता है उपमा अलंकार। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप लोग एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला या आपका एक दूसरा हरिपद कोमल कमल से। देखिए एक लाइन है यार, एक लाइन में सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कह रहा कि पीपर पात सरिसमन डोला। पीपल का वृक्ष आप लोग जानते ही होंगे। तो पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियां जो होती है किस प्रकार से हमेशा हिलती रहती है ना। अगर हल्की सी हवा भी चलती है या थोड़ी बहुत आपको समझ में नहीं आएगा कि हवा चल रही है या नहीं, लेकिन पत्तियां क्या होती हिलती रहती है ना। तो उसी प्रकार से कह रहा कि उसी के समान हमारा जो मन है, मन भी कभी स्थिर नहीं रहता है ना।
अगर अभी आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मन अभी कहीं पर घूम रहा होगा, हो जाता है, ऐसा अक्सर होता है। तो यहां पर बताया गया कि आपका यहां पर पीपल के पत्तियों के समान जो है मन हमेशा डोलता रहता है, यानी कि इधर उधर हिलता रहता है। ठीक उसी प्रकार हरिपद कोमल कमल से, जो भगवान के पैर हैं उनकी तुलना कहां से की गई, कमल से। ठीक है, तो कमल के समान जो है दर्शाया गया कि भगवान के पैर हैं। तो मतलब यहां पर क्या है, किसी प्रसिद्ध वस्तु से दूसरी प्रसिद्ध वस्तु की तुलना की जा रही है। यहां पर क्या हो रहा है, पीपल की पत्तियों से मन की तुलना की गई, हरिपद यानी कि भगवान के जो पैर हैं उनकी कमल से तुलना की गई। तो मतलब यहां पर समानता ही तो दिखाई जा रही है। तो ऐसे में आप लोग इसका एग्जांपल जो है तैयार कर सकते हैं। स्पष्टीकरण में आप भी ऐसे जो मैंने आपको बताया, आप स्पष्टीकरण में वैसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है उत्प्रेक्षा अलंकार, यह एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर यार आपको बिल्कुल नहीं आएगा, मैं दोस्तों 110% गारंटी के साथ कहता हूं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या पढ़ना है, कह रहा कि जहां उपमेय में, ठीक है, उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें आपको पहचान होती है मनु मानो, जनु जानो आदिवाचक शब्द आते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल है आपका कि सोहत ओढ़े पीत पड़ु श्याम सलोने गात मनोह नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, यहां पर कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी समानता दर्शाई जाएगी। जैसे कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, ठीक है, श्याम सलोनी गात। जब यहां पर बताया कि सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी ऐसा लग रहा है जब पीले पीत पटु का मतलब पीले वस्तु, श्याम सलोनी गात। जब भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि जब वो मतलब पीले कपड़े को अपने ऊपर धारण करते हैं तो ऐसा लगता है श्याम सलोनी गात मनहु नीलमणि शैल पर, ऐसा लगता है कि जो नीलमणि शैल यानी कि पर्वत है वहां पर आतप प्रभात यानी कि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब जो है पीले वस्त्र अपने ऊपर जो है श्याम धारण करते हैं तो मतलब एक प्रकार से क्या समानता ही तो दर्शाई जा रही है, भिन्नता है। लेकिन यहां पर देखिए अगर सूर्य की किरणें जो है किसी नीलमणि शैल पर पड़ रही हैं तो यार वहां पर पड़ रही है सूर्य की किरणें, लेकिन भगवान कृष्ण जो है श्याम ने जो है पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो मतलब एक प्रकार से दोनों भिन्न है लेकिन फिर भी दोनों को एक करके दिखाया जा रहा है। तो अर्थात ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। और इसमें मनु मानो आप सब समझते हैं, यहां पर देखिए मनो शब्द आ गया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें इसमें बीच में वाचक शब्द आते हैं तो आप इससे भी पहचान सकते हैं। तो ये आपका काफी बेस्ट एग्जांपल है और काफी महत्वपूर्ण है। इसका तीसरा आपको पढ़ना है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के अलावा आपको इससे एक भी अलंकार नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहां पर 3 अलंकार ही आपको पढ़ने हैं। देखिए इसमें क्या है, कह रहा कि जहां उपमेय में उपमान के रूप में जो है दर्शाया जाएगा वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोसभ हास्य लोचन भ्रंग। तो ये आपका रूपक अलंकार का बेस्ट एग्जांपल है। इस प्रकार से आपको यह 3 अलंकार पढ़ लेने हैं, 3 आपको छंद पढ़ने हैं और इसी प्रकार से 3 आपको रस पढ़ने हैं। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं एक ही वीडियो को, इतना अगर आप इस वीडियो को जो भी मैं बताऊं इसमें जो है अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर एकदम समझ लीजिए आपकी मुट्ठी में है, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। तो यार उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसी प्रकार से एक एक वीडियो में कवर कर दूंगा। जितने भी आपके टॉपिक है एक भी टॉपिक आपका छूटने नहीं पाएगा, सारी चीजें मैं आपको कवर कर दूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।